ओके सो हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताता हूँ आज रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। काफ़ी आसान सही है बच्चों, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ओके, तो हम इसे बताने वाले हैं किस तरीक़ा से। देखिए, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। काफ़ी आसान है बच्चों। अगर पीछे से आप रिलेट करते आ रहे होंगे तो चीज़ें आपको रोटेशन में आसानी लग रहे होंगे, है ना बच्चों। आसानी है, बट लोग यहाँ पे टफ बना देते हैं क्योंकि रिलेट नहीं कर पाते। रिलेट करना होगा, आपको जो पीछे का लेक्चर है उससे रिलेट करना होगा बच्चों, है ना, तभी तो समझ में आएगा। तो रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, हम पीछे क्या देख रहे थे, चलिए एक बार थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें कैसे चल रही है। एक सेकंड बच्चों, मान लेते हैं ना कि ये हमारे पास दिया हुआ था एक प्लेन है। प्लेन पे एक दिया हुआ है सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कुछ भी हो सकता है, रिंग, हेमिस्फीयर, रिंग, स्फीयर, डिस्क, कुछ भी हो सकता है बच्चों, सर्कुलर शेप का है, ठीक है। और इसका मान लेते हैं जो रेडियस है आर दिया हुआ है, ये ऐसे चल रहा है बच्चों, वी वेलोसिटी से चल रहा है, और ऐसे करके ये घूम भी रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते आगे जा रहा है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों। काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए, नेट काइनेटिक एनर्जी, नेट मतलब वही टोटल, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना बताएंगे आपको अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, मतलब चलने का काइनेटिक एनर्जी प्लस घूमने का काइनेटिक एनर्जी, दोनों जोड़ेंगे तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा बच्चों। तो पीछे ही बताया बच्चों ये सब चीज़ें। रोटेशन की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आई ओमेगा स्क्वायर को इधर से हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू आ जाता है बच्चों के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, पीछे बता रखा हूँ, बट फिर से एक बार जिक्र करना होगा आपको आपसे, है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाफ एम ऑफ वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि नेट काइनेटिक एनर्जी जो आया है वो इस फॉर्मेट में आया है। तो यहाँ पे ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है मैं ये बताने वाला हूँ अभी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कहीं पे रिंग हो, कहीं पे डिस्क हो बच्चों, कहीं पे होलो स्फीयर हो, होलो स्फीयर एच एस से, सॉलिड स्फीयर एस एस से, ऐसे करके शॉर्टकट में, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन लोग का होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, और 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। यही तो होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर इस एम आर स्क्वायर मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है, इसको एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दिया जाए, इसको एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दिया जाए, तब क्या होगा। तो यहाँ पे फिर बनेगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा, एम मतलब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू चेंज होता रहेगा। ये क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, देखिए के बाई आर स्क्वायर का वैल्यू फिर क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 2/5। देख रहे हैं कैसे चीज़ें चेंज हो गई। तो अब हमें डायरेक्टली पुट करने आना चाहिए ये चीज़, है ना। 1 इंटू एम आर स्क्वायर ऐसे यूज नहीं करना है, एम आर स्क्वायर सब में होगा, एम आर स्क्वायर तो हो ही गया, सब में होगा, लेकिन इसको नहीं लिखना है, एम आर स्क्वायर को काट देना है, वो यहाँ पे आ गया बटा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया 1/2 2/3, और इसका वैल्यूज़ कैसे है बच्चों देख सकते हैं। 1 मतलब कि 1 ही है, हाफ का मतलब 0.5 है, 2/3 का मतलब 0.6 के आसपास है, 0.4 के आसपास है, ठीक है। तो के बाई आर स्क्वायर कैसे वेरी कर रहा है, के बाई आर स्क्वायर सबसे ज़्यादा 0.6, मतलब होलो स्फीयर का सबसे ज़्यादा होता है के बाई आर स्क्वायर, उसके बाद होता है डिस्क का, उसके बाद होता है एक सेकेंड, सबसे कम से बेसी तक हमको जाना है ना। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, हमको सबसे छोटा से सबसे ऊपर तक जाना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 0.4 है, मतलब कि सॉलिड स्फीयर का सबसे कम होता है। उसके बाद हो जाता है आपका डिस्क का, उसके बाद हो जाता है आपका होलो स्फीयर का, उसके बाद हो जाता है आपका रिंग का बच्चों, है ना। तो ए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ऐसे वेरी करता है, ये आगे यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है ना, आगे यूज होगा। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बच्चों कुछ है नहीं, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई है, वहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2/3 से, तो उसी को बस यहाँ पे लिख देना है। और इसके फॉर्मेट में लिख देंगे तो हम डायरेक्टली बता पाएंगे ना, हाफ एम वी स्क्वायर तो निकाल ही लेंगे, उसके बाद उनको ऐड कर देंगे तो नेट काइनेटिक एनर्जी आएगा। इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, इसीलिए हम डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे बच्चों। ओके, चलिए और चीज़ें आपको बताता हूँ, बस इतना ही ध्यान रखना है। जो यहाँ पे प्लेन में चलता था, ये प्लेन में है ना बच्चों, ऑन 2D प्लेन, ये प्लेन में चल रहा था, ठीक है। मान लेते हैं कि
यहाँ पे कोई हाइट डिफरेंस नहीं था, यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहे थे, सिर्फ हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं क्योंकि हाइट डिफरेंस नहीं है। बट अगर इंक्लाइन प्लेन हो जाए और ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ से ऐसे चलने लगे v वेलोसिटी से, तो यहाँ पे हाइट आ जाएगा ना, तो यही हाइट आएगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी को भी देखना पड़ेगा। अरे समझ बच्चों, तो इसीलिए बता दिया मैंने। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो अब आपको समझ में आएगा कि इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा, हाइट भी कुछ होता है, तो उस हाइट को हमें लिखना होगा बच्चों। ठीक है, आसान है। यहाँ से यहाँ तक का इसका हाइट कितना है बच्चों, मान लेते हैं ये इसका हाइट है जो कि h है, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका ये डिस्टेंस कितना है, ये मान लेते हैं s है ना बच्चों, s डिस्प्लेसमेंट टाइप का ऐसे, और ये एंगल मुझे थीटा दे रखा है। ठीक है, ये एंगल मुझे थीटा दे रखा है, और ये यहाँ से चल रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ना बच्चों यहाँ में बन गया गलती से, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ से चलते चलते ऐसे ऐसे नीचे की तरफ आया। तो मान लेते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और इसका वही r इसका रेडियस है। ओके, यहाँ से चलना स्टार्ट किया बच्चों, ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट किया ओमेगा से, है ना, ओमेगा से ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे इसका मोशन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ भी डायमेंशन हो सकता है, वही रिंग, स्फेयर, डिस्क, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट पूछ रहा है। ये जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा, तो इसका क्या वेलोसिटी होगा, सिंपली बता सकते हैं। आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम आप पढ़ेंगे बच्चों तो आपको याद होगा कि जो यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी नीचे आने में होगा, वही यहाँ पे गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर सारा यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहा हो तो, है ना, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन की बात नहीं बोला जा रहा है। फ्रिक्शन की बात होता तो हम यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन लेते, बट फ्रिक्शन की बात हमें नहीं बोला जा रहा है। अब बोलेंगे बिना फ्रिक्शन के फिर ये आगे कैसे बढ़ रहा है, तो बच्चों मिनिमम फ्रिक्शन होगा इसमें, भले ही क्वेश्चन में नहीं दिया हो, इतना हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं फ्रिक्शन को, है ना, बट फ्रिक्शन तो होगा ही, है ना, कुछ फ्रिक्शन होगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा, तभी तो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के हमें वैल्यू नहीं दिया है यहाँ पे, इसलिए हम इसको लेना कंपलसरी नहीं समझेंगे, आगे यूज होगा तो आपको समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं लेना है तो वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया था, ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो ऑल द फोर्सेज में क्या होता है, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस वर्क डन ड्यू टू इंटरनल, प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल, सारा फोर्सेज की वजह से इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो होता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, देखा जाए तो एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, इंटरनल कोई फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ कंजर्वेटिव जो कि नीचे की तरफ इसको mg लग रहा होगा, वेट इसका, है ना बच्चों, नीचे की तरफ इसका बस वेट लग रहा होगा mg, और कुछ लग ही नहीं रहा होगा, है ना, तो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो इन सब का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये सब कुछ लग ही नहीं रहा है बच्चों। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कि mg जो कि हाइट नीचे h से, देखिए बच्चों यहाँ पे mg इसका मास है, तो यहाँ पे वेट नीचे की तरफ और हाइट भी नीचे की तरफ, तो mg h, है ना बच्चों, mg h इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी हो जाएगा इसका, है ना बच्चों, v हो जाएगा। यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या था, जीरो था, u इक्वल टू जीरो से छोड़ा गया था, तो यहाँ v फाइनल पूछा गया है। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नेट होगा, नेट काइनेटिक एनर्जी, वो क्या बताया था हमने आपको अभी, 1 + k²/r²। ठीक है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि u 0 है, तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए बच्चों m से m कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब बता सकते हैं कि 2gh का वैल्यू जो आ रहा है v² × 1 + k²/r² आ रहा है। तो v² का जो वैल्यू है, मतलब कि v का वैल्यू है, वो आ जाएगा √2gh डिवाइडेड बाई 1 + k²/r²। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो v का वैल्यू हमारे पास ये आ गया, मतलब नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी ये होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो ये हम बना दिए, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आया। लेकिन अगर आप लीनियर मोशन से जो होता है था ना, पहले हम लोग यूज करते थे मोशन इन द प्लेन का, v = v² = a² + 2s टाइप का, उससे भी हो जाएगा। उससे जब फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो आगे हम बताने वाले हैं। ठीक है, बस यहाँ पे ये समझना है।
ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल किसके है, वो देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चों। अगर मान लेते हैं कि जी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट, और हाइट भी इस इंक्लाइंड प्लेन का कांस्टेंट ही होता है, ये सब कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है। लेकिन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो है वो रिंग का अलग होता है, डिस्क का अलग होता है, स्फीयर का अलग होता है, ये सब का अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है तो इसी पे तो वेरी करेगा, ये पूरा वेलोसिटी इसी पे वेरी कर रहा है। आ रहे समझ में बच्चों? तो अब हम बता सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आ गया समझ में? ये प्रोपोर्शनलिटी हम बता दिए कि ऐसे वेरी कर रहा होगा, है ना बच्चों, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है तो इस पे वेरी कर रहा हूँ। ठीक है। अब वेलोसिटी निकालिए तो हम एक्सेलरेशन नहीं बता पाएंगे। देखिए उसी तरीके से एक्सेलरेशन इन मोशन, इस मोशन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वेलोसिटी आ गया तो यूज कर सकते हैं हम लोग क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट मिल जाएगा, है ना बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो यू तो जीरो ही है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे अगर वी स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन ऑफ थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू h/s होगा। ठीक है। तो s का वैल्यू h/sin थीटा, तो यहाँ पे s का वैल्यू हो जाएगा h/sin ऑफ थीटा। ठीक है। ओके, हमें एक्सेलरेशन बताना है तो v का स्क्वायर करना है, मतलब कि 2gh आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। रूट में था बच्चों तो स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू 2a, s का वैल्यू है h/sin ऑफ थीटा, तो 2 तो कट जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हम बता सकते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, g sin थीटा, ये कट जाएगा ना h भी, g sin ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन भी यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी चेक करें तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी साइन थीटा तो कॉमन ही रहेगा, साइन थीटा का वैल्यू क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है तो कांस्टेंट रहेगा, जी कांस्टेंट, तो 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो एक्सेलरेशन का प्रोपोर्शनलिटी भी हमने देख लिया, एक्सेलरेशन भी ऐसे ही वेरी करेगा। अब और एक चीज़ देख लेते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको यूज कर सकते हैं, सिंपल सा इक्वेशन। तो यहाँ पे u का वैल्यू तो जीरो ही था, तो अब हम यूज कर सकते हैं v इक्वल टू ए इंटू टी। तो v क्या था हमारे पास, √2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आया, जी साइन थीटा आया, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू टाइम, यही टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना होगा। तो टाइम हम यहाँ पे बता सकते हैं बच्चों, सोचिए ना, इसको कैलकुलेट कीजिए बच्चों, इसको बटा में ले जाएंगे तो बटा में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा ओवरऑल रूट ले आते हैं और इसको बटा में लाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर में रहेगा। तो ऊपर तो हमारे पास आ रहा है 2gh इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक जी कट जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा बाहर हो जाएगा, इंटू √2h बाई जी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान सा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइन थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट एच और जी भी कांस्टेंट है तो इस पे वेरी करेगा। तो बता सकते हैं यहाँ पे √1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इस पे वेरी करेगा टाइम ऑफ डिसेंट। तो देख रहे हैं सब में वेरी अलग अलग कर रहा है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी 1/√1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ रहा है, एक्सेलरेशन में ये नीचे आ जा रहा है, रूट नहीं है इसमें रूट है लेकिन ऊपर है ना। तो ऐसे चीज़ें चेंज होती है और ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सवाल आता है, ये पूरा पूछता नहीं है, बस ये रिजल्ट से पूछ लेगा किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, किसका टाइम पीरियड कम होगा। तो अब हमें तो पता चल गया कि ये बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने बताया यहाँ पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया है ना बच्चों, इसको आप याद रखिएगा। देखिए इसको मैं यहाँ से काट के
अब इधर ले आता हूँ। अरे यार क्या हो गया, ऐसे ही था ना। बच्चों इसको काटने के चक्कर में तो दिक्कत हो जा रहा है, ध्यान से काटना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो हमने आपको बता दिया है इसी का यूज होगा यहाँ पे। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए जो हमने यहाँ पे आपको बताया चीज़ें, मतलब जो हमने चीज़ें आपको पीछे बताया बच्चों, ठीक है, जो हमने चीज़ें आपको पीछे बताया, रिंग का, डिस्क का, होलोस्फीयर का और इसका, और रिंग जो का जो होता है ना वही होलो सिलेंडर का भी होता है, ठीक है। अगर होलो सिलेंडर बोल दिया जाए, होलो सिलेंडर, या फिर डिस्क में सॉलिड सिलेंडर ऐसे ही बोल दिया जाए तो समझिएगा। एच एस मतलब कि होलो है ना बच्चों, गड़बड़ाना नहीं है, होलो सिलेंडर ही है। सी है ना, होलो सिलेंडर है ना। और यहाँ पे एस सी मतलब है सॉलिड सिलेंडर। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो ऐसे चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, है ना बच्चों, काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे बेसिकली ध्यान यही रखना है कि किसका ज़्यादा होता है। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे ज़्यादा रिंग का है ना, यहाँ सामने रिंग का, ये डिस्क का, ये होलोस्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रकार से यहाँ पे वेरिएशन हो रहा था टाइम पीरियड में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, उसका रिलेशन आप बता सकते हैं। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, मान लेते हैं कि किसी इंक्लाइन प्लेन से हमने 4 टाइप का सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स को गिराया, जिसमें एक रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, तो कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, कौन सबसे पहले ऊपर से नीचे पहुंचेगा। तो जिसका टाइम कम लगेगा, मतलब टाइम पीरियड में इसका वेरिएशन देखिए कम लगेगा, मतलब इसका वैल्यू भी कम होगा, तभी तो ये कम होगा। तो टाइम पीरियड में जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कम होगा उसका टाइम भी कम लगेगा, है ना। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू देखते हैं सबसे कम है इसका, तो इसका टाइम सबसे कम लगेगा, इसका टाइम सबसे कम लगेगा। कम लगेगा मतलब कि टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा, टाइम ऑफ डिसेंट वो सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा इसका बच्चों सॉलिड स्फीयर का। और उससे भी, उससे ऊपर ये है डिस्क है ना बच्चों, डिस्क वैसा ही रिलेशन हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ पे होलो स्फीयर का, फिर हो जाएगा रिंग का। तो टाइम ऑफ डिसेंट सबसे कम इसका है, इसका सबसे कम है लेसर, और ये है ग्रेटर, है ना बच्चों। तो जिसका टाइम सबसे कम लगेगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। सो सॉलिड स्फीयर विल रीच at the bottom of inclined plane earlier, है ना बच्चों। अर्लियर कैसे लिखते हैं, अर्लियर भूल गया मैं, अर्लियर मतलब सबसे पहले सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा क्योंकि उसका टाइम सबसे कम लगेगा, है ना बच्चों। तो अब बता सकते हैं, तो टाइम ऑफ डिसेंट इस तरीका था, कैसे बता पाए, क्योंकि टाइम ऑफ डिसेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रूट ओवर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का। और जैसे जैसे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर चेंज होगा वैसे वैसे टाइम पीरियड चेंज होगा। और पूछा जाए कि ऊपर से अगर छोड़ दिया जाए तो नीचे आने पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होगा, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हुआ था, रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वेलोसिटी इसी का तो प्रोपोर्शनल हुआ था। अब याद भी नहीं रहता मेरे को, यही था तो, हाँ यही था बच्चों, यही था। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जिसका वैल्यू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू जिसका सबसे ज़्यादा होगा, तो ये ओवरऑल बटम है ना, 1 बटम है, तो ये ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल देखें तो एक बटम में कुछ ज़्यादा रहेगा तो कम ही होता है। अब नीचे, अब 100 है, 100 ठीक है, 100 बड़ा है, लेकिन 100 को 1/100 लिख देंगे तो वो छोटा हो जाएगा, है ना, छोटा हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा, जो जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बड़ा होगा उसका ये वैल्यू टोटल ओवरऑल छोटा होगा, मतलब वेलोसिटी कम होगा। मतलब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू जिसका ज़्यादा है उसका वेलोसिटी सबसे कम है, ऐसे समझना है ना, ऐसे समझना है बच्चों। तो वेलोसिटी एट बॉटम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट बॉटम सबसे ज़्यादा किसका होगा,
जिसका सबसे कम होगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो वेलोसिटी एट बॉटम सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका सबसे कम होगा, मतलब सॉलिड स्फीयर का सबसे ज़्यादा होगा, डिस्क का होगा, फिर वेलोसिटी हो जाएगा होलो स्फीयर का, फिर हो जाएगा रिंग का। ऐसे चीज़ें वेरी करती है, और ऐसे वेरिएशंस आते हैं बच्चों, एग्जाम में आते हैं ऐसे वेरिएशंस, तो आपको करने आना चाहिए, है ना। काफ़ी आसान है बच्चों, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, करना चाहिए आपको। देखिए क्या बोला जा रहा है कि मोशन ऑफ कनेक्टेड मास, अगर मास कनेक्टेड हो तो उसका मोशन कैसे होता है, चलिए बताते हैं आपको। मान लीजिए ना कि ये एक ऐसे करके कुछ टांगा हुआ है ना, कुछ ऐसे बांधा हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ से ऐसे कुछ रस्सी जा रहा है, ऐसे करके रस्सी जा रहा है ना बच्चों, इस पे रस्सी ऐसे बंधा हुआ है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। होता है ना किसी सिलेंडर टाइप की चीज़ पे रस्सी बंधा होता है। एक सेकंड, अभी नहीं बनाते हैं, अभी इसको यहीं पे ऐसे करके ले जाते हैं, और ये वाली जो निकला है ऐसे करके बच्चों एक मास को टांगा हुआ है ना बच्चों, मास एम है, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको बच्चों, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा टांगा हुआ है और ऊपर कुछ ऐसे होगा ना, किसी चीज़ से लटका हुआ होगा, और ये ऐसे करके ओमेगा से घूम रहा है बच्चों, है ना, ओमेगा से ऐसे करके ये दोनों आपस में घूम रहा है। मतलब ये ऐसा उन टाइप का, जैसे आप पतंग उड़ाते होंगे तो नहीं रहता है जो चक्री, जिससे हम धागा ऐसे ऐसे लपेटते हैं, ऐसा करके लपेटते हैं ना, धागा ऐसे ऐसे करके लपेटते हैं, तो यही तो चक्री मान लेते हैं, उसमें ये सब धागे हैं। तो धागे से मान लेते हैं एक मास को लटका दीजिए नीचे, ठीक है, मान लेते पतंग को ही लटका दिया, तो जैसे जैसे यहाँ पे ऐसे ढीला करते जाएं तो ये सर 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 नीचे की तरफ भागने लगेगा, क्योंकि पतंग नीचे की तरफ इसको खींचेगा। तो बोल रहा है पतंग पतंग जब इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, भी क्या होगा, है ना बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें लगने वाला टेंशन कितना होगा, यही सब पूछ रहा है बच्चों। तो ये सब बच्चों हम बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, है ना। पहले तो हमें ए नेट निकालना है, ए नेट कितना लग रहा है, मतलब ए एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होता है ना, वो कितना लग रहा है, हमें पहले ये निकालना है ना। फिर आपको वेलोसिटी भी बताना होगा, फिर आपको ओमेगा भी बताना होगा, फिर आपको टेंशन भी बताना होगा, ये सब चीज़ें आपको पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया है, जब ये यहाँ से छोड़ा जाए, तो जब धागा नीचे की तरफ खींचने लगे, ओमेगा से ये जब घूमने लगे ऐसे करके नीचे की तरफ सरसर सरसर जाने लगे ऑब्जेक्ट, तब पूछ रहा है ये सब क्या होगा, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, और ऊपर से भी ये टेंशन टी से खींचा जा रहा होगा नीचे की तरफ इस पे mg लग रहा होगा। और जब ये नीचे की तरफ चलने लगा होगा, एट द इंस्टेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन विद एक्सेलरेशन ऑफ a, देन हियर विल बी एक्सेलरेशन ma, ओके। ma एक्सेलरेशन से, मतलब ma क्यों लिख रहा हूँ, a एक्सेलरेशन से जाएगा ना, a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि mg माइनस का टेंशन बराबर m इंटू a, क्योंकि नीचे की तरफ वेलोसिटी है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बराबर m है, ये तो लिख ही सकता हूँ, है ना बच्चों, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ से आप टेंशन नहीं बता सकते, टेंशन कितना हो जाएगा बच्चों, एम जी माइनस एम ए, मतलब कि टेंशन हो जाएगा m इंटू जी माइनस ए। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। तो टेंशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है, टेंशन आ गया, तो टेंशन को यूज करके हमें यहाँ पे बनाना होगा, ओके। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं इधर साइड व्यू से देखूं, ये हमारा आँख है, ये हमारा साइड व्यू है ना, हम इधर से देख रहे हैं, इधर से छुप के, है ना, साइड व्यू है, साइड व्यू है ना बच्चों। साइड मतलब इस साइड से आप समझ रहे होंगे, इधर से देखेंगे तो क्या हमें दिखेगा, ये गोल टाइप का होगा, तो इधर से देखेंगे तो हमें यही तो दिखेगा, ये एक ऐसा कुछ गोल है, एक कैसा गोल बना दिया, एक गोल बन नहीं पा रहा है बच्चों, इधर से देखूंगा तो हमें यही तो दिखेगा कि ये कुछ गोल है, ठीक है। और हमें क्या दिखेगा, इसका एक रेडियस आर है बच्चों, ऐसा दिखेगा ना, इसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस तो होगा ही, और नीचे की तरफ इस पे क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स नीचे की तरफ जो ये वाली दिखाया था, है ना, एक नीचे की तरफ टेंशन लग रहा होगा, और इधर की तरफ ये ओमेगा से घूमता जा रहा होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, ऐसे ही तो दिख रहा होगा हमें। तो यहाँ पे अगर एक बात ध्यान देना है कि टॉर्क होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ क्या है, यहाँ पे टेंशन की काम कर रहा है, आर परपेंडिकुलर ये है, तो आर क्रॉस एफ करते हैं ना, तो हमें टॉर्क मिल जाता है। तो डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं, तो आर इंटू टी हो जाएगा, और दोनों 90 डिग्री पे है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना बच्चों, साइन 90 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो टॉर्क होता है ये, और इसका वैल्यू क्या होता है, आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस
इंटू अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ से बता देंगे कि टेंशन जो आ रहा है आई अल्फा अपॉन आर आ रहा है, ठीक है। ये हम बता सकते हैं बच्चों। ओके हमें तो ए नेट निकालना था तो हम बता सकते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। देखिए अब कुछ करना ही नहीं है बच्चों। टेंशन दोनों आया, दोनों टेंशन को अब आप इक्वेट कीजिए, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है बच्चों। अच्छा यहाँ से हम एक्सेलरेशन ए नेट निकालना था ना, तो ए नेट हम निकाल सकते हैं ना बच्चों, ए नेट निकाल सकते हैं। टेंशन का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, टेंशन का वैल्यू रख देते हैं आई अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर होता है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आई थिंक आपको पता होगा ना वो जो अल्फा का वैल्यू ए अपॉन ए एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन आर होता है। तो ई इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस ए में, यही तो था वहाँ पे। तो ए इधर ले आते हैं तो ए हो जाएगा क्या, ये कॉमन ले लेंगे तो आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन जो ए इफेक्टिव आ रहा होगा जी डिवाइडेड बाई 1, है ना बच्चों। यहाँ पे जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखिए यही आएगा, कैलकुलेशन कीजिए बच्चों खुद से, है ना, यही आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। तो ए नेट जो हमारे पास आ गया ना, ए नेट आ गया वो यही आ गया, जी अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो आई बाई एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू वही एम के स्क्वायर रख देंगे तो एम कट जाएगा तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फिर से आ जाएगा। और यही तो आया था पीछे भी एक्सेलरेशन, है ना, यही तो आया था एक्सेलरेशन बच्चों। तो बिल्कुल आसानी तरीका से आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, आसान है। आई क्या रखेंगे, आई जो इसका दिया होगा, इसका आई क्या होगा, जो मान लेते कि ये सॉलिड सिलेंडर हो, होलो सिलेंडर हो, जो भी दिया हो, तब इसको ऐसे रखेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा होगा आपको समझ में आना चाहिए। ये रस्सी इस पे चल रहा है, रस्सी ऐसे ऐसे चल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट को घुमा दे रहा है गोल गोल। पहले जब पढ़ते थे पुली में, तो पुली में क्या होता था बच्चों, पुली में ये पुली घूमता नहीं था, इस पर रस्सी ऐसे ऐसे चलता था, इसको काटता था। लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा है, अभी रस्सी के साथ ये भी घूम जा रहा है, ये भी घूम जा रहा है ना, रस्सी घूम रहा है तो ये भी घूम रहा है। वहाँ पे बस रस्सी घूमता था, इस पर ये सॉलिड रहता था। अब समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे ये घूम रहा है तो घूमने की वजह से यहाँ पे ये सब लेना पड़ रहा है टॉर्क का फंडा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमने बता दिया, तो अब एक्सेलरेशन बता दिया तो सिंपली अब बता दीजिए ये क्या हो जाएगा, टेंशन भी बता दीजिए। अच्छा एक्सेलरेशन बता दिया तो वेलोसिटी बताना आसान है, वेलोसिटी बताना आसान है। कैसे बताएंगे, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि u 0 था, जब यहाँ से छोड़ा गया तो किसी पॉइंट पे गया होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे छोड़ा गया होगा तो यूज कर लेते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो जब इनिशियली तो 0 पे था तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2a नेट जो आया था, और एस क्या हो जाएगा, जितना दूरी नीचे चला था। तो मान लेते हैं यहाँ से ये जो चला था बच्चों, यहाँ से चलते 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 इस पॉइंट पे आया था, ये एच हाइट चला होगा मान लेते हैं, मतलब यहाँ से जितना होगा ना उतना ही यहाँ पे भी चलेगा, एच हाइट मान लेते हैं नीचे की तरफ आया होगा, ठीक है। तो ए एच हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वी स्क्वायर पता करना है, तो 2 इंटू यहाँ पे जी था अपॉन 1 प्लस आई बाई आर स्क्वायर, सॉरी आई बाई एम आर स्क्वायर था ना। याद रखिए ध्यान से कि एम इसका मास है ना, एम इसका मास है बच्चों। एक सेकंड में कौन सा मास की बात कर रहा हूँ, सॉरी एम स्मॉल एम की बात कर रहा हूँ ना, स्मॉल एम इसका मास है बच्चों, इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा में स्मॉल एम आ रहा था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सारा में स्मॉल एम आ रहा था, तो यहाँ पे स्मॉल एम यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा, है ना बच्चों, स्मॉल एम है ये, ठीक है, स्मॉल एम है। तो यहाँ पे हमें भी स्मॉल एम लिखना होगा, इसमें गड़बड़ाना नहीं है, स्मॉल एम होगा, ठीक है, इंटू एच है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ओवर 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अब वेलोसिटी आ गया तो हमें बताना है ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। सिंपली ओमेगा हम बता सकते हैं, ओमेगा क्या निकलेगा, उस पुली का निकलेगा, तो बता सकते हैं। फिर से मैंने एम यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, ये स्मॉल होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे बता सकते हैं कि आर से अगर डिवाइड दे दूँ तो कितना हो जाएगा, अगर आर से डिवाइड दे दूँ तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2gh डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आई बाई एम बचेगा,
ये कितना आ जाएगा, √2 g mgh हो जाएगा, √2 mgh डिवाइडेड बाई आई प्लस mr² हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ओमेगा। सब कुछ निकाल लिया हमने, एक टेंशन छोड़ दिया है तो टेंशन भी निकाल लेते हैं। टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? टेंशन तो सिंपली बता देंगे, ये टेंशन में रख दीजिए, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो m इंटू जी माइनस ए था, ठीक है, मतलब mg माइनस ma था, mg माइनस ma, m इंटू ए कितना था बच्चों? g/1 प्लस आई बाई mr² था। इसको कर सकते हैं, mg कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, मतलब mr² ऊपर चला जाएगा, एलसीएम ले लेंगे और यहाँ आई प्लस mr² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि टेंशन जो आ रहा है m इंटू जी इंटू, देख सकते हैं ऊपर आई प्लस mr² आएगा और एक और mr² माइनस mr² था, वो कट जाएगा अपन आई प्लस mr² हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू जो आ जाएगी mg इंटू आई डिवाइडेड बाई आई प्लस mr²। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, टेंशन ये आ जाएगा, काफ़ी आसान सी बच्चों, ये आ गया, वेलोसिटी ओमेगा सब कुछ हम निकाल पाते हैं। हमें एक चीज़ पता चल जाता है इसमें तो हम सब कुछ निकाल पाते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, तो आसान है यार, करेंगे चीज़ें तो आपको समझ में आएगी। ओके, चलते हैं आगे। ओके, खाली सफेद तट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक सवाल है बच्चों, काफ़ी अच्छा सवाल है, ये आपको करना चाहिए खुद से भी। बोला जा रहा है सर्कुलर रिजिड बॉडी ऑफ मास एम रेडियस आर है, रेडियस ऑफ वेरिएशन के दिया हुआ है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ओके, रोल कर रहा है लेकिन स्लिप नहीं हो रहा है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विद द इंक्लिनेशन इज थीटा। ठीक है, जैसा बोला जा रहा है हम वैसा करेंगे यहाँ पे। ओके बच्चों, एक इंक्लाइंड प्लेन हमें दे दिया है ऐसे, एक गोल ऑब्जेक्ट है, ये पता नहीं सर्कुलर ऑब्जेक्ट है क्या लेकिन गोल है। ठीक है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया होगा। इस रिजिड बॉडी जो सर्कुलर बॉडी है उसका मास m है, देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है, मास m है, रेडियस r है, रेडियस ऑफ वेरिएशन यहाँ पे k दिया है, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें थीटा दिया था, ये सेंटर हो जाएगा। मतलब लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रिजिड बॉडी क्या होगा, मतलब हमें निकालना है ए क्या होगा इसका। ठीक है, ए क्या होगा, ये यहाँ पे क्यों लिख रहा है, ए क्या होगा हमें निकालना है। उसके बाद निकालना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। ओके, फ्रिक्शन वही लग रहा है यहाँ पे बच्चों, सिंपल सिंपल सी चीज़ें जल्दी से कर लेते हैं। नीचे की तरफ इस पर क्या लग रहा होगा, जी लग रहा होगा, और इधर से अगर देखें ऐसे कर देंगे तो कितना लगेगा, एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी साइन ऑफ थीटा, इधर सॉरी जी कॉस ऑफ थीटा होगा, क्योंकि थीटा इस तरफ है, जी कॉस थीटा इधर की तरफ, और इधर की तरफ एक लगेगा जी साइन ऑफ थीटा। एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी को लिख लिया हमने। ठीक है, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि इधर की तरफ इंक्लिनेशन है, और ये रोल ऐसे कर रहा होगा, ओमेगा ऐसे होगा, है ना बच्चों, रोल तो ऐसे ही करेगा, ये तो हम बता ही सकते हैं, ये रोल ऐसे ही कर रहा होगा ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे गोल 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 फिर नीचे की तरफ आ रहा होगा, लेकिन वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ओमेगा ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं क्या, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, ये बड़े इधर की तरफ रहा है, वेलोसिटी इधर है, इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ नहीं लग जाएगा, ये भले ही घूम ऐसे रहा है, यहाँ पे घूमने की टेंडेंसी इधर की तरफ होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, घूमने की टेंडेंसी ऐसे होगी बच्चों, लेकिन जा तो इधर रहा है ना, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे ये चल पा रहा है, और टॉर्क की वजह से ये यहाँ पे घूम पा रहा है, फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहा है और टॉर्क की वजह से घूम पा रहा है, और टॉर्क जो आ रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होगा वो आर परपेंडिकुलर उसके वजह से है, तो टॉर्क यहाँ पे भी फ्रिक्शन और आर से निकल रहा होगा, लेकिन चलने के कारण फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, है ना बच्चों, ये ध्यान देना आपको, चलने के कारण इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि चल आगे की तरफ रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो अब हम नहीं बता सकते, अब हम नहीं बता सकते, बढ़ आगे रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो एक इक्वेशन तो ऐसे ही हम लिख लेते थे कि एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है, इधर जाने का फोर्स माइनस ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा तो लिख ही देते थे।
ओके 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 ओके। तो अब अगर हम यहाँ पे बच्चों, अब अगर हम यहाँ पे एक और इक्वेशन लिखना चाहें, टॉर्क लिखना चाहें, टॉर्क, टॉर्क जिसकी वजह से ये चल नच रहा होगा, है ना ऐसे, तो जो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा देखिए, तो टॉर्क क्या होगा बच्चों, टॉर्क इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू आर परपेंडिकुलर, तो फ्रिक्शन इंटू आर जो कि 90 डिग्री पे होगा तो एफ आर हो जाएगा इक्वल टू आई, आई इसका होगा इंटू अल्फा। ठीक है, ये तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू जो आ रहा होगा आई अल्फा अपॉन आर, और अल्फा का वैल्यू ए अपॉन आर होता है, तो आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल। दो चीज़ें हमारे पास आ गई, ये ट्रांसलेशन में होती है, ये ट्रांसलेशनल में होती है, और ये यहाँ पे रोटेशनल में होती है, ये रोटेशनल मोशन के कारण होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तब दोनों से हम निकाल सकते हैं ना, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था बच्चों, हमें निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए क्या होगा, तो ए निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं, और ए निकालना काफ़ी आसान है। देखिए एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस फ्रिक्शन कितना है वैल्यू, फ्रिक्शन का वैल्यू है बच्चों आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या हो जाएगा ए है इंटू एक्सेलरेशन ए है, सॉरी मास एम है एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से ए का वैल्यू हम बता सकते हैं ना, लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा एम जी साइन ऑफ थीटा अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एम काट सकते हैं, तो काट के क्या हो जाएगा जी साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। और जो कि यही पीछे भी आया था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो यही पीछे भी आया था, एक्सेलरेशन का वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, यही सेम चीज़ यहाँ पे भी आया था बच्चों। अगर आप ध्यान से देखें, किधर गया वो, देखिए जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस यही आई बाई एम आर स्क्वायर जो कि के बाई आर स्क्वायर होता है। तो एक्सेलरेशन इन मोशन जो इंक्लाइंड प्लेन पे था, ये इधर की तरफ आया था, वो हम वैसे भी लिख सकते थे वहाँ पे, है ना, एक्सेलरेशन वैसे भी लिख सकते थे और लीनियरली भी लिख सकते थे। यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए हम वो नहीं ले रहे थे, वहाँ पे फ्रिक्शन दिया है इसलिए हम ले लिए। ठीक है, फ्रिक्शन से भी बनाएंगे तो वही आ रहा है, और फ्रिक्शन नहीं भी दिया है फिर भी वही आ रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन करके, है ना बच्चों, ऐसे करके कर सकते हैं, भी निकाल के फिर ए निकाल सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। तो देख रहे हैं सेम ही आ गया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप निकाल सकते हैं, ए निकाल ही लिया, तो ए निकालने के बाद अब आप बता सकते हैं, ये जो ए आया है, ए निकाल लिया है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे दिया था आई ए अपॉन आर स्क्वायर, तो आई इंटू ए कितना है जी साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ऐसे करके हम एफ भी बता दीजिए, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये होगा। ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट रिजिड बॉडी मे रोल विदाउट स्लाइडिंग, मतलब ये रोल करता जाए, यहाँ पे कहीं पे स्लाइड नहीं करे, मतलब फिसले नहीं, बस ऐसे ऐसे घूमते घूमते नीचे चले जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को घूमते घूमते नीचे की तरफ जाना है, इस ऑब्जेक्ट को घूमते घूमते नीचे की तरफ जाना है बच्चों, है ना, ऐसे कैसे, इसको स्लिप नहीं करना है कहीं पे। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ही होता है। ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो अगर फ्रिक्शन मिनिमम होगा, जो फ्रिक्शन पीछे लगने वाला फोर्स जो है, जो पीछे की तरफ लगता है इस पे, ये फ्रिक्शनल फोर्स अगर मिनिमम हो जाए, तो ये आसानी से ये आगे की तरफ चल पाएगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगना तो मिनिमम ही पड़ेगा ना, अगर मैक्सिमम लगेगा तो चलेगा फिर कैसे, तो मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तभी तो ये आगे की तरफ रोल कर पाएगा, है ना बच्चों, तभी तो ये रोल कर पाएगा स्लिपिंग के बिना। ठीक है, तो फ्रिक्शन मिनिमम जो होगा वो लेस देन होगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन के मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो म्यू कितना हो जाएगा फिर, नॉर्मल रिएक्शन कितना है बच्चों, इस पे नॉर्मल रिएक्शन अगर आपने देखा हो तो कितना था, नीचे लग रहा था क्या, एम जी कॉस ऑफ थीटा था ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो म्यू टाइम्स ऑफ एम जी कॉस ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन मिनिमम कितना आया है, आई जी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई जी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर।
ऐसा कुछ आ रहा है, जी जी कट जाएगा। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे म्यू का जो वैल्यू आ रहा है ना, वो कितना आ जाएगा बच्चों, ये नीचे चला जाएगा, आई साइन थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इंटू 1+i/m r²। अब यहाँ से आप चीज़ें बदल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, i/m r² दोनों जगह पे आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई ऑफ टेन थीटा अपॉन mr² प्लस आई। ओके, ऐसे करके कुछ आ रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक अगर आप आ गए, म्यू का वैल्यू ये आ रहा है, तो देखा जाए तो फिर से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, टेन थीटा अपॉन 1+mr² डिवाइडेड बाई आई। ओके, सिंपल है। तो ये आ रहा है हमारे पास म्यू का वैल्यू टेन थीटा अपॉन 1+mr²। अब इस बार ऊपर आ गया है ना, हर बार नीचे आता था। तो काफ़ी आसान है बच्चों, ऐसे करके ये चीज़ आप बता सकते हैं। तो म्यू का क्या वैल्यू पूछ रहा था कि म्यू कितना होना चाहिए, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट रिजिड बॉडी रोल्स विदाउट स्लाइडिंग। मतलब ये रोल करता रहे बिना स्लाइडिंग का, उसके लिए इसके पास मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, और मिनिमम फ्रिक्शन के लिए इसके पास कम से कम म्यू का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, नॉर्मल तो कांस्टेंट है mg cos ऑफ थीटा, लेकिन ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये आप बना सकते हैं, देख सकते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू ये होगा। ठीक है, और म्यू यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये भी सवाल आता है कभी कभी। म्यू जो है प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/1+mr² डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कहीं पे पूछ लेता है कि म्यू किसका सबसे ज़्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा, रिंग का, होलोस्फीयर, डिस्क का, है ना बच्चों। तो यहाँ पे mr² बाई आई जो होता है ना, यही तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/1+mr² बाई, मतलब कि k²/r² होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा कि r²/k²। इस बार उल्टा लेना होगा इस बार उल्टा लेना होगा। तो आप करिए चीज़ें, इसमें वेरिएशन कीजिए बच्चों, खुद से एनालाइज करना है, तब आपको समझ में आएगा। अब आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके, ठीक है। ओके, तो ये सवाल कर लेते हैं कुछ। एक छोटा सा सवाल है, देखिए, रिंग सॉलिड स्फीयर, एक रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, और एक डिस्क है। रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, एक डिस्क है, रोलिंग डाउन ऑन द टॉप ऑफ द सेम हाइट। अच्छा, सेम हाइट से इन दोनों को, तीनों को छोड़ा गया, हाइट सेम है सबका, ठीक है। देन द सीक्वेंस टू रीच द सरफेस, किस सीक्वेंस में ये सरफेस पे रीच करेंगे, है ना। तो जिसका टाइम सबसे कम होगा वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो टाइम सबसे कम किसका होगा, ये तो पीछे बता रखा है ना बच्चों, टाइम सबसे कम किसका होगा, सबसे कम टाइम किसको लगेगा, देखिए पीछे बता रखा है बच्चों, ये आपको याद होगा। तो टाइम सबसे कम कैसे पता करते हैं, ऐसे पता करते हैं। और ये सबसे कम किसका होगा, देखिए टाइम का हमने निकाला था यहाँ पे, तो टाइम सबसे कम इसका लगेगा, तो सबसे पहले टाइम सबसे ज़्यादा इसका लगेगा, तो सबसे पीछे ये पहुँचेगा, है ना, सबसे पहले ये पहुँचेगा। जिसका टाइम सबसे कम होगा वो सबसे पहले पहुँचेगा। रीच एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन अर्लियर, तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर, फिर डिस्क, फिर ऐसे करके ये बता रखा है बच्चों, है ना। वो वेरी कैसे करता है, 1+k²/r², जो टाइम होता है, टाइम ऑफ डिसेंट, वो कैसे वेरी करता है, वो कैसे वेरी करता है, एक सेकंड में देखना भूल गया। देखिए ये 1√1+k²/r²। बच्चों इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं, मैं खुद कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ, तो आपको तो कन्फ्यूज होना ही है, इसीलिए बच्चों आपको ध्यान देना होगा, है ना, इसीलिए आपको ध्यान देना होगा। इसके वेरिएशन करते हैं, तो सॉलिड स्फीयर का सबसे कम टाइम लग रहा है, तो ये सबसे पहले पहुंचेगा, देन द सीक्वेंस टू द बॉटम, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा, फिर डिस्क पहुंचेगा, फिर रिंग पहुंचेगा। तो यही तो आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल है बच्चों, कर सकते हैं आप लोग, बस इसमें सोचना ज़्यादा होगा, चीज़ें कहीं कहीं पे भूल जाइएगा आप, इसे भूलना बिल्कुल पॉसिबल है, मैं भी भूल जा रहा हूँ ठीक है, तो भूलना कोई दिक्कत नहीं है, बट देखना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि सवाल आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, मास है इसका दिया है 0.1 kg का, रेडियस दे दिया है 2 सेंटीमीटर का, रोल्स डाउन इंक्लाइन प्लेन, लेंथ दिया है उसका, ठीक है, इसका लेंथ दिया हुआ है 1.4 मीटर का। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यू का वैल्यू 0 है तो भी फाइनल पूछ रहा है, और लेंथ मुझे दिया हुआ है, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन जो कि है 1.4 मीटर का। तो वेलोसिटी का जो यूज करते थे फार्मूला उसी का यूज करते थे। वेलोसिटी क्या आया था, √2gh आया था अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बस इसी। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होगा इसका, सॉलिड स्फीयर का 2/5 हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 रख देना है, √2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/5, मतलब ये कितना हो जाएगा 7/5, 2gh अपॉन 7/5। इसको आप निकाल सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं बच्चों, आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। आई थिंक हमें ये लेंथ जो दिया है ना, यही इसका हाइट होगा, क्योंकि इसमें थीटा नहीं दिया है, तो लेंथ को यहाँ पे हाइट लेकर आप बना सकते हैं। आंसर कितना आएगा हमें बताइएगा, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों, ये सब चीज़ें तो आपको करना आना चाहिए। ब्लॉक मास दिया हुआ 2 kg का, रिम है, कोई रिम है ऐसा, बोल रहा है कि यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट ब्लॉक फॉल्स 5 मीटर, हाइट फॉल कर जाता है 5 मीटर चला जाता है 2 सेकंड में, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सिंपल है यार, सिंपल तो है बच्चों। यहाँ से ये कुछ हाइट नीचे चला जाता है, ठीक है, कितना हाइट नीचे जाता है 5 मीटर, कितना सेकंड में 2 सेकंड में। तो अभी ही तो बताया था आपको बच्चों, अभी ही तो बताया था कि जब रिम से नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ पे जितना हाइट नीचे जाता है ना, देखिए यहाँ पे इसका टेंशन टी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ इस पर टेंशन टी लग रहा होगा। रेडियस हमें दे दिया है 0.5, रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट यू का वैल्यू 0 है, मास 2 kg का है। ओके, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज किया थे, अभी तो किए थे बच्चों। तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, 2 इंटू ए नेट जो था वो हमें पता करना था, एस कितना 5 मीटर नीचे आ रहा है ना बच्चों, 5 मीटर नीचे आ रहा है। देखिए कितना आया था, पीछे देखना पड़ेगा बार बार क्योंकि हम बता चुके हैं ना। देखिए बच्चों, भूल गया मैं, फिर से भूल गया। जो एक्सेलरेशन आ रहा था g/1 प्लस I/m², ठीक है, हाँ इतना ही तो आ रहा था, g/1 प्लस I/m², g/1 प्लस I/m²। इसका यूज करके आप लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर आई निकल जाएगा हमारा सिंपल सा। टाइम दिया था, टाइम का यहाँ पे कोई यूज हमें लग नहीं रहा है। 5 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है ठीक है, इक्वल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का वैल्यू बच्चों क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। ओके, फाइनल वेलोसिटी भी हमें नहीं दिया है, तो निकाल लेंगे v इक्वल टू यू प्लस टी, इसीलिए टी दिया था। तो यहाँ पे बच्चों ये 0 हो गया, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टी, ए नहीं पता है, इंटू टाइम 2 सेकेंड, तो 2a आ गया। एक्सेलरेशन अब हमें पता था। ओके, यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं ना। तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a², मतलब 4a² इक्वल टू 2a इंटू 5, एक ए कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमें a का वैल्यू जो मिल गया वो मिल गया क्या, 2 बार में ये भी कट जाएगा, 5/2, a का वैल्यू 5/2। अब a क्या होता है, g/1 प्लस I/m² होता है, अभी तो पढ़ा बच्चों, इक्वल टू 5/2। यहाँ से I आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए g का वैल्यू 10 है, I प्लस m², I/m², m² का वैल्यू कितना होगा, m है 2 kg, r² का वैल्यू ये देखिए 0.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू m जो मास है 2 kg का, तो कितना हो जाएगा 0.5 ही तो आएगा, 0.5 मतलब 1/2, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I इक्वल टू 5/2, ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 1 प्लस 2I, मतलब कि 2I इक्वल टू 3, I का वैल्यू 1.5, तो 1.5 है, हाँ है, डी ऑप्शन हो गया, है ना बच्चों। कितना आसान है बच्चों, ये बीच में स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे ए ही आ रहा था। चीज़ें करना सीखिए, हो जाएगा बच्चों।
तो यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ तक आने के लिए काफ़ी आसान है बच्चों, करना सीखिए। भारी सब कुछ लगेगा ज़िंदगी में, सब कुछ, कौन सा काम आसान है? नहीं है कोई काम आसान, ढूंढ के देख लीजिएगा। आपको लग रहा है कि मैं खेलता बहुत अच्छा हूँ तो मैं खेल के बहुत अच्छा कर लूँगा, वहाँ भी बहुत कंपटीशन है, वहाँ पे भी आपको ऐसा ही रगड़ना घिसना पड़ेगा, कहीं भी जाइए ये करना ही पड़ेगा। हम भी आज तक घिस रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, हम भी तो आपको बता ही रहे हैं बच्चों। तो हर जगह पे, हर स्थिति में, हर एक पोजीशन पे, हर एक स्टेज पे, चाहे आप कितना भी आप सोचते हैं कि सक्सेसफुल हो जाए, तो जहाँ पे पीछे सक्सेसफुल होइएगा वहाँ भी मेहनत दबा के करना है। इससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं बच्चों। क्योंकि ये मन जो है ना कभी मानता नहीं है ना। मन कभी नहीं मानता है। आप सुने होंगे दिल मांगे मोर, ठीक है, लेकिन मन मांगे मोर मोर, मोर एंड मोर, है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।